Hello, class 9 students. Today we will discuss some topics of Nazism and the rise of Hitler. And here we have left the topic here. Political radicalization was only heightened by the economic crisis of 1923. Germany had fought the war largely on loans and had to pay war reparations in gold. This depleted gold reserve at a time resources were scarce. In 1923, Germany refused to pay, and the resource French occupied its leading industrial area, Ruhr, to claim their coal. पॉलिटिकल जो राजनीतिक रेडिकलाइजेशन था वो जो जो उग्रता थी, वो जो चेंज आ रहा था, ये और ज़्यादा बढ़ रहा था इकोनॉमिक क्राइसिस से जो 1923 में हुआ। आर्थिक मंदी के दौरान जर्मनी ने जो युद्ध लड़ा था वो ज़्यादातर लोन लेकर के लड़ा था, एंड उसको वार रेपरेशंस पे करनी थी, वार रेपरेशंस इन गोल्ड। दिस डिप्लीटेड गोल्ड रिजर्व्स एट अ टाइम, और ये जो गोल्ड रिजर्व उसके जो कम हो रहे थे, जब उसके रिसोर्सेज भी कम थे, 1923 में जर्मनी ने पे करने से मना कर दिया और फ्रेंच ने उनकी लीडिंग इंडस्ट्रियल एरिया जो एक रूअर जो औद्योगिक क्षेत्र था उसको अपने अंडर कर लिया टू क्लेम देयर कोल। Germany retaliated with passive resistance and printed paper currency recklessly. और जर्मनी का क्या मेजर अपनाया कि उन्होंने विरोध किया, बट दैट वाज नॉट एक्टिव, वो पैसिव था। और जो पेपर करेंसी उन्होंने छापी recklessly मतलब लापरवाही से, एंड विद टू मच प्रिंटेड मनी इन सर्कुलेशन द वैल्यू ऑफ द जर्मन मार्क फल। जर्मन की जो करेंसी मार्क थी उसकी वैल्यू कम होगी। इन अप्रैल द यूएस डॉलर वाज इक्वल टू 24,000 मार्क्स, इन जुलाई 3,53,000 marks, in August 4,62,100 lakhs, 42 lakhs means marks होगी। and at 98, not that, it was 9,988 and 98,860,000 marks by December. The figure had run into trillions. As the value of the marks collapsed, prices of the goods soared, and the image of Germans cartloads of currency notes to buy a loaf of bread was widely publicized, evoking worldwide sympathy. This crisis came to be known as hyperinflation, a situation when prices rises phenomenally high. तो क्या हुआ कि जो जर्मनी की जो करेंसी थी मार्क, उसके इन कंपैरिजन टू यूएस डॉलर वो बहुत गिर गई, और एक जो डॉलर था उसकी वो इक्वल टू ट्रिलियन मार्क्स हो गया। और ऐसी इमेजेस छापी जाने लगी मीडिया में कि पूरी करेंसी नोट्स की एक पूरी बैलगाड़ी भर के लेके जा रहे हैं, और गाड़ी भर के, और एक लॉफ ऑफ ब्रेड का एक लोफ मिल रहा है उनको, और दैट अराउजेस द वर्ल्ड वाइड सिंपैथी। लोगों में सहानुभूति होने लगी, और ये जो क्राइसिस था ये कहलाया जाने लगा हाइपर इन्फ्लेशन। ऐसी सिचुएशन जब जो दाम चीज़ों के बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। Eventually, the American intervenes and bailed Germany out of the उन्होंने जर्मनी को क्राइसिस से बाहर निकाला by introducing the Dave's plan, which reworked the term of reparations to ease the financial burdens on. और अमेरिकन्स ने इसमें इंटरवीन किया, बीच में हस्तक्षेप किया और जर्मनी को इस क्राइसिस से बाहर निकाला। डेव्स प्लान इंट्रोड्यूस किया और टर्म्स ऑफ रेपरेशन जो थी उसको ईज किया, और फाइनेंशियल बर्डन जो आर्थिक भार था जर्मन्स पर वो कम किया। द इयर्स ऑफ डिप्रेशन
The years between 1924 and 1928 saw some stability, yet this was built on sand. German investment and industrial recovery were totally dependent on short-term loans, largely from the USA. This support was withdrawn when the Wall Street Exchange crashed in 1929. तो 1924 से लेकर के 1928 का जो समय था वो उसमें कुछ स्टेबिलिटी आई, पर ये भी सिर्फ रेत का ढेर साबित हुई। जर्मन की जो इन्वेस्टमेंट थी और इंडस्ट्रियल औद्योगिक रिकवरी थी जो उससे रिकवर कर रहा था, वो शॉर्ट टर्म लोन्स पर आधारित थी। थोड़े टाइम के लिए लोन्स लिए गए थे, वो भी यूएसए से। ये सपोर्ट, ये सहारा भी उनसे खींच लिया गया जब वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज 1929 में क्रैश हो गया। Fearing a fall in prices, people made frantic efforts to sell their shares. उन्होंने अपने शेयर्स लोगों ने बेचने शुरू कर दिए। और on October 24th, one single day, 30 million shares were sold. This was the start of the Great Economic Depression. Over the next 3 years, between 1929 to 1932, the national income of the USA fell by half. 1929 से लेकर 1932 तक यूएसए की जो सालाना इनकम थी वो जो थी वो आधी हो गई, फैक्ट्रीज बंद हो गई, एक्सपोर्ट खत्म हो गया, फार्मर्स बुरी तरह से प्रभावित हुए। स्पेकुलेटर्स विथड्रॉ देयर मनी फ्रॉम द मार्केट से, जो स्पेकुलेटर्स थे जो उसको मार्केट को देखते थे, उन्होंने वहां से मनी को निकाल दिया। द इफेक्ट ऑफ दिस रिसेशन इन द यूएसए इकोनॉमी, और यूएस की जो आर्थिकी में ये जो मंदी थी ये पूरे वर्ल्ड को प्रभावित की। द जर्मन इकोनॉमी वाज द वर्स्ट हिट बाय द इकोनॉमिक क्राइसिस। बाय द 1932 इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन वाज रिड्यूस्ड टू 40% of the 1929 level. Workers lost their jobs or were paid reduced wages. The number of unemployed touched an unprecedented 6 million. जो जर्मनी जो इकोनॉमी थी, आर्थिकी थी, वो बुरी तरह प्रभावित हुई इकोनॉमिक आर्थिक मंदी से। 1932 तक औद्योगिक सामानों की सामान जो बनाए जा रहे थे वो प्रोडक्शन कम हो गई, 40% तक हो गई। वर्कर्स जो थे, कामकाजी जो मजदूर थे, उन्होंने अपनी जॉब्स उनको छोड़नी पड़ी, उन्हें बहुत कम मजदूरी मिलने लगी, और जो अनएम्प्लॉयड जो पीपल थे वो 6 मिलियन तक हो गए। ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ जर्मनी यू कुड सी मैन विद प्लेकार्ड्स अराउंड देयर नेक्स सेइंग विलिंग टू डू एनी वर्क, और अपने मतलब पर्सन जो कि अपने गले में एक कार्ड लेके घूम रहे थे कि दे आर विलिंग टू, वो कुछ भी काम कर सकते हैं। अनएम्प्लॉयड यूथ प्लेड कार्ड्स और सिंपली सैट एट street corners or desperately queued up at the local employment exchange. As job disappeared, the youth take to criminal activities and total despair become commonplace. लोगों में बहुत ज़्यादा निराशा हो गई, जॉब खत्म हो गए। यूथ जो था, वो जो युवा था, वो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के जो उनमें इन्वॉल्व होने लगे और एक निराशा का माहौल था। द इकोनॉमिक क्राइसिस क्रिएटेड डीप एंजाइटी एंड फियर्स इन पीपल। लोगों में बहुत ज़्यादा निराशा और एंजाइटी, वो परेशान थे, लोगों में डर हो गया था। द मिडिल क्लास, स्पेशली सैलरीड एम्प्लॉयर्स एंड pensioners saw their savings diminish when the currency lost its value. जब करेंसी ने अपनी पूरी कीमत ख़त्म होगी करेंसी की, तो उनकी जो सेविंग्स थी वो कम होने लगी। स्मॉल बिजनेसमैन, द सेल्फ एम्प्लॉयड एंड द रिटेलर्स, छोटे छोटे जो बिजनेसमैन थे और जो खुद अपना काम करते थे, और जो खुदरा व्यापारी थे, वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। Their business got ruined. These sections of society were filled with the fear of proletarianization. Proletariat means the anxiety of being reduced to the rank of the working class. वो working class proletariat होते हैं जो less privileged class होती है, जिसको अधिकार प्राप्त नहीं होते, और वो वर्किंग क्लास होती है। उनको एक डर था कि एक परेशानी थी कि वो वर्किंग क्लास जो मजदूर बन जाएंगे और
उस रैंक पर पहुंच जाएंगे और वर्स्ट और वो अनएम्प्लॉयड बेरोजगार रहेंगे. ओनली ऑर्गेनाइज वर्कर कुड मैनेज टू कीप देयर हेड्स अबव वाटर. ऑर्गेनाइज वर्कर जो कि ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट वर्क करते थे वो, बट अनएम्प्लॉयमेंट वीकन देयर बार्गेनिंग पावर. उनकी जो बार्गेन करने की जो पावर थी वो कम होगी. बिग बिजनेस वो इन क्राइसिस, बड़े बड़े बिजनेस भी क्राइसिस में. तो द लार्ज मास ऑफ पीजेंट्री वाज अफेक्टेड बाय अ शार्प फॉल इन एग्रीकल्चरल कमोडिटीज. जो कृषि की जो उपज थी उनके प्राइसेस कम हो के वुमेन्स अनेबल टू फिल देयर child's stomachs and were filled with a sense of deep despair. बहुत निराशा का माहौल था. जो औरतें थी अपने बच्चों को भरपेट खाना नहीं खिला पा रही थी. पॉलिटिकली टू द बियमर रिपब्लिक वाज फ्रेजाइल. जो बियमर रिपब्लिक थी, जनतंत्र, वो बहुत नाजुक दौर से गुजर रही थी. द बियमर कॉन्स्टिट्यूशन हैड सम इनहेरेंट डिफेक्ट्स. उनके जो संविधान में कुछ अंदरूनी डिफेक्ट से कमियां थी विच मेड इट अनस्टेबल. उन कमियों ने उसे अनस्टेबल बना दिया था और वल्नरेबल टू डिक्टेटरशिप. ऐसे कि प्रोन टू, वल्नरेबल मीन्स प्रोन टू डिक्टेटरशिप, की वो डिक्टेटरशिप की ओर जा रही थी. वन वाज प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन. दिस एक था प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन. दिस मेड अचीविंग अ मेजॉरिटी बाय एनी वन पार्टी इन नियर इम्पॉसिबल टास्क लीडिंग टू अ रूल बाय कोalition. कोalition गवर्नमेंट की ओर वो इशारा कर रही थी क्योंकि एक मेजॉरिटी, एक पार्टी का रूल नहीं हो सकता था. अनदर डिफेक्ट पास आर्टिकल 48. आर्टिकल 48 जो था उनके संविधान में विच गेव द प्रेसिडेंट द पावर टू इम्पोज इमरजेंसी. जिससे कि प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति को ये शक्ति मिल जाती थी कि वो इमरजेंसी इम्पोज कर सकता था. सस्पेंड सिविल राइट्स, लोगों के अधिकारों को सस्पेंड कर सकता था. और रूल बाय डिक्री, मतलब विद इन ए शॉर्ट लाइफ उसका रूल, मतलब प्रेसिडेंट रूल वो इम्पोज कर सकता था. विद इन इट्स शॉर्ट लाइफ द बियमर रिपब्लिक सॉ 20 डिफरेंट कैबिनेट्स लास्टिंग ऑन एवरेज ऑफ 239 days. 239 डेज की ही कैबिनेट हुई और ए लिबरल यूज ऑफ आर्टिकल 48. yet the crisis could not be managed. पर ये क्राइसिस मैनेज नहीं हो पाया और people lost their confidence in the parliamentary system which seemed to offer no solution. जिसमें कि कोई इनको solution नजर नहीं आ रहा था. Thus this Weimar Republic has to go